आज का बेटा जो टॉपिक है दैट इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन मोसबर्ग स्पेक्ट्रम। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन मोसबर्ग स्पेक्ट्रम ऑन एमबी स्पेक्ट्रम, मोसबर्ग स्पेक्ट्रम। इसको आज यहाँ पे जाके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले आप ये देखिए, इस टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजी बनाने के लिए आप इसको समझेगा, उसके बाद में कुछ चीजें इसके बारे में और बता दूंगा। पहले इसको ऐसे समझिए, स्टार्टिंग से समझिए कि हमने अभी तक क्या पढ़ा और हमने जाके क्या देखा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें जाके आपको आ सकता है, चाहे वो नेट में आएगा चाहे इसमें जाके आएगा, तो इसको आप उस तरीके से पहले देखिए। उसके बाद इसके बारे में जो पॉइंट्स हैं, हो क्या रहा है वो देखेंगे। जो लाइन्स हैं वो किस तरीके से फर्दर स्प्लिट हो जाएंगी, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले क्या है कि आपके पास आयरन हो या आपके पास टिन है, इनका हमें पता है कि जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट जो है वो बराबर है 1/2, और जो इसकी एक्साइटेड स्टेट है वो किसके बराबर है 3/2, ठीक है बेटा। अब इसको अगर आप देखेंगे, आई का जो वैल्यू है, आई के जो दो वैल्यू होंगे +-1/2, ठीक है, और इसी तरीके से जो एक्साइटेड स्टेट है उसके कितने वैल्यू होंगे, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो है, अगर आई का वैल्यू है 3/2 तो इसका मतलब -3/2, -1/2, +1/2 एंड +3/2। तो टोटल नंबर ऑफ लाइनें जो होंगे वो 4 होंगे, ठीक है। इसमें जाके होगा +-3/2 एंड +-1/2 होंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जाके क्या है, अभी यहाँ पे जाके जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इक्वल टू 0 के बराबर है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो है वो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे जाके जो आपको लाइन मिलेगी, ओनली वन लाइन यू विल गेट ओनली वन लाइन। दीज आर डिजेनरेट, जो मैंने क्लोज लाइनें लिखी है ये डिजेनरेट है, इसको आप अलग अलग लाइन मत मानिएगा, ठीक है बेटा, ये डिजेनरेट है। अब यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा इसके बाद, तो यू विल गेट ओनली वन लाइन, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन मिलेगी, सिंगल लाइन या सिंगलेट, यहाँ पे मैं लिखूंगा यू विल गेट द सिंगलेट, ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा फर्दर क्या होगा। अब यहाँ पे जाके हम आगे जब जाएंगे, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो है वो 0 के बराबर नहीं है, बट दोनों के टाइम पे जो है इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 के बराबर है, तो उस टाइम क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट, ये आपने देख लिया या आपने पढ़ लिया, ग्राउंड स्टेट विल नॉट बी स्प्लिट बिकॉज द क्वाड्रुपल न्यूक्लियर जो होता है उसका जो आई का वैल्यू है वो 3/2 है, तो इसका मतलब वो ग्राउंड स्टेट को यहाँ पे जाके कुछ नहीं करेगा, ये +-½ ही रहेगा। सिर्फ यहाँ पे जाके क्या होगा, जो एक्साइटेड स्टेट है इट विल बी स्प्लिट इनटू 2, ठीक है। एक होगा यहाँ पे जाके क्या, एक होगा +-½ दूसरा होगा यहाँ पे जाके +-3/2। तो इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट है वो +-½ है, और यहाँ पे जाके +-3/2 और +-3, यहाँ पे जाके +-½ एंड +-3/2 है। जो यहाँ पे ट्रांजिशन होगा, वो ट्रांजिशन आपको यहाँ पे मिलेंगे दो पिक्स, एक +-½ से दिस +-½ क्योंकि mi = 0 और +-1 जो इसका सिलेक्शन रूल है, या +-3 टू +-½ तक यहाँ पे जाके ये होगा, ये ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये कब हुआ कि जब यहाँ पे क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग, जिसको आप बोलते हो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग अकर्स हियर। तो ये लाइनें जो यहाँ पे जाके आप देख रहे हो, ये डिजेनरेट है, ये दो डिजेनरेट है, ये दो डिजेनरेट। अब जो आज का जो टॉपिक है, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको लगाएंगे, तो दीज लाइन्स फर्दर स्प्लिट, द डिजेनरेसी विल बी, यहाँ पे जाके जो डिजेनरेसी इसकी है, दीज लाइन्स आर डिजेनरेट, ये डिजेनरेसी यहाँ पे खत्म होगी, द डिजेनरेसी विल बी ओवर नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस लाइन विल स्प्लिट इनटू 2, ये जाके ये जो लाइन है ये स्प्लिट होगी 2 में, और यहाँ पे जाके जो आप इसको देखेंगे, दिस विल स्प्लिट इनटू 4 लाइन्स, ठीक है। यहाँ पे जाके 4 लाइन्स में 1 2 3 और जाके 4, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब यहाँ पे स्टार्ट कैसे करते हैं इसको, अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे -½ ये मैं बताऊंगा क्यों लिखते हैं इसको, +½ फिर इसी तरीके से +3/2 +1/2 +-1/2 और -3/2, ठीक है।
तो जनरली क्या होता है इसमें, सही से दिखाई देगा तो अच्छी बात है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो बेटा, तो ये मैं साइन अभी बताने वाला हूं आपको। यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल होगा दैट इज द डेल्टा एम आई जो होगा वो बराबर होना चाहिए 0 आर प्लस माइनस 1 के बराबर। दिस इज द सिलेक्शन रूल, ठीक है। अब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जब 0 है तो सिंगलेट मिलेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 के बराबर नहीं है तो जाके आपको मिलेगा यहाँ पे डबलेट। क्या मिलेगा? डबलेट। अब यहाँ पे जाके तीसरा यहाँ पे है, नाउ यू विल सी इन दिस केस सिलेक्शन रूल आपको जाके क्या है 0 एंड प्लस माइनस 1। हमेशा क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट। जब यहां से माइनस हाफ से, ध्यान दीजिएगा, जब माइनस हाफ से 3/2 में चला जाएगा, पूरा इसको कैलकुलेट करूंगा मैं, बोर्ड को मिटाऊंगा यहां से, इसको आप सिर्फ देखिए। अब डबलेट मिला, सिंगलेट मिला, अब जाके इसको पहले देखिए। जब इसको आप देख रहे हो यहाँ पे, तो अगर हम पहला ट्रांजिशन देखेंगे माइनस हाफ से प्लस 3/2, तो इसका मतलब वो प्लस 3/2 होगा एक्साइटेड स्टेट, माइनस फार्मूला का माइनस हो जाएगा ग्राउंड स्टेट कितना है माइनस हाफ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन जाएगा 3/2 प्लस 1/2, तो 2 इज द एलसीएम, तो यहाँ बनेगा 2 4/2 2। तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, तो इसको अच्छे से समझिएगा बेटा। यहाँ पे जाके इसका जो डेल्टा यहाँ पे निकला, जो डेल्टा ई यहाँ पे निकला, डेल्टा एम आई जो निकला, वो यहाँ पे निकला 2 के बराबर, और 2 नहीं होना चाहिए, हमारा सिलेक्शन रूल कह रहा है या 0 या प्लस माइनस 1, तो माइनस हाफ से प्लस 3/2 नहीं होगा। दूसरा देखेंगे हम, माइनस हाफ से कहां तक? प्लस हाफ तक, तो प्लस हाफ माइनस माइनस हाफ, यहां से यहां, तो जाके कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 के बराबर आएगा। दिस ट्रांजिशन इज पॉसिबल, एक लाइन ये आएगी, ठीक है, ये आप लिख भी सकते हो, प्लस हाफ से लेकर माइनस हाफ तक। दूसरा माइनस हाफ से, फिर माइनस हाफ से यहाँ पे जाके माइनस हाफ देखेंगे, तो माइनस यहाँ पे है, पहले एक्साइटेड स्टेट माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वो भी, तो -1 इससे में भी आएगा, तो ये ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। ये आप करिएगा, रफ पे करिएगा, मतलब एक्साइटेड स्टेट माइनस हाफ, फिर माइनस फार्मूला का, फिर ये माइनस हाफ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हाफ माइनस हाफ हो गया 0, 0 इस सिलेक्शन रूल में है 0, तो जाके ये ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। इसी तरीके से माइनस हाफ टू 3/2, जब आप माइनस 3/2 करेंगे, माइनस फार्मूला का माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे जाके बनेगा -3/2 प्लस 1/2, तो ये बनेगा 2 एलसीएम, तो -3 प्लस 1, तो ये बन गया 2 2 2 1, तो 1 आ गया, 1 इज आल्सो हियर, तो जाके ये वाला ट्रांजिशन होगा। ये 3 ट्रांजिशन हो गए यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, माइनस हाफ टू प्लस हाफ, माइनस हाफ टू माइनस हाफ, माइनस हाफ टू -3/2। और जाके यहाँ पे देखिए प्लस हाफ टू प्लस 3/2 होगा कि नहीं, प्लस हाफ टू प्लस 3/2, तो यहां पे अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसको आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस हाफ 3/2 माइनस माइनस प्लस हाफ, ठीक है, प्लस हाफ से करना है, इस वाले से प्लस हाफ से, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये बनेगा प्लस 3/2, तो माइनस 1/2, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2/2 बनेगा, ये 2/2 हो गया 1, तो ये पॉसिबल है दिस टू दिस ट्रांजिशन। अब प्लस हाफ से प्लस हाफ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस हाफ, तो ये भी पॉसिबल है। फिर प्लस हाफ से माइनस हाफ, तो इसका मतलब माइनस हाफ, फिर ये माइनस हाफ बन जाएगा, ये भी जाएगा -1 बनेगा, तो ये भी पॉसिबल है। अब लास्ट वाले देखेंगे, प्लस हाफ टू -3/2, -3/2 माइनस फार्मूला का प्लस हाफ, तो कितना बनेगा प्लस माइनस माइनस, ये बनेगा -4/2, ये बनेगा -2, दैट विल नॉट अकर। तो ओनली आपको यहाँ पे जाके कितने लाइनें आएंगे 6 लाइनें, 3 लाइनें यहाँ से, 3 लाइनें यहाँ से, तो आपको यू विल गेट द total number of peaks in the presence of when there is an electric field. The gradient is not equal to 0 and B is not equal to 0. B naught is not equal to 0. Then you will get the sectet. ठीक है, you will get the 6 line. तो 6 लाइनें जो यहाँ पे जाके आपको स्पेक्ट्रा में मिलेंगे, आपको कितने मिलेंगे यहाँ पे जाके 6 लाइनें, ठीक है। तो जो वीडियो देखेगा वो ये क्वेश्चन जरूर करेगा और मुझे सेंड करेगा ये, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे जाके इसके हिसाब से ही डाल रहा हूँ।
तो यहाँ पे इसको देखिएगा। अगर मान लीजिए अगर आपका ग्राउंड स्टेट है, ये क्वेश्चन है होमवर्क, ये होमवर्क है, इसको करिएगा और मुझे भेजिएगा। तो यहाँ पे जाके अगर आई जो ग्राउंड स्टेट है वो 3/2 है और आई जो एक्साइटेड स्टेट है वो 5/2 है, तो बताइए हाउ मेनी लाइन्स विल बी देयर। तो अब क्या करना है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन बी नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइन्स। तो करना क्या है, हिंट में देता हूं। तो पहले आप जाके इसको देखेंगे कितने लाइन, 4 प्लस 3/2 माइनस प्लस माइनस 3/2 एंड प्लस माइनस 1/2। 5 के लिए क्या होगा, 5 के लिए होगा प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस 3/2 एंड प्लस माइनस 1/2। तो जाके आप देखिए फिर फर्दर जब b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तब जाके क्या होगा और कितने लाइन्स टोटल आएंगे, ये कीजिएगा और मुझे सेंड कीजिए। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग द क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग एंड द स्प्लिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब कुछ चीजें हम देखेंगे रिगार्डिंग दिस। तो वो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि जनरली जो होता है, जो ग्राउंड स्टेट है, मैंने ग्राउंड स्टेट को स्टार्ट किया -½ +½ फिर जब एक्साइटेड स्टेट था उसको मैंने लिखा +3/2 +1/2 -1/2 -3/2। तो ग्राउंड स्टेट जो होता है, ग्राउंड स्टेट में जो यहाँ पे आप देखते हो साइन जो यहाँ पे होता है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम +2 सॉरी ग्राउंड स्टेट में जो होता है -2 प्लस चला जाता है और यहाँ पे जाके होता है फ्रॉम +2 माइनस। रीजन क्या है इसका, इसका रीजन आप जाके बेटा सुनिएगा। द रीजन इज दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट साइन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द टू स्टेट्स। जो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो साइन होता है दो स्टेट्स में, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, जो यहाँ पे जाके साइन होता है, उस वजह से यहाँ पे जाके ग्राउंड स्टेट को हम -2 प्लस लेते हैं और जाके एक्साइटेड स्टेट को +2 माइनस लेते हैं। इसलिए वैल्यू जो लिखेंगे, जो आप देखेंगे बुक्स पे -½ टू +½ इसको +3/2 इस तरीके से, ये आगे भी आपको आएगा, शायद ESR में आएगा डिटेल में, वहां पे भी बताएंगे। तो रीजन ये है, ड्यू टू द डिफरेंट साइंस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द टू स्टेट्स, द अलाउड गामा ट्रांजिशन बिटवीन टू सब लेवल्स आर गिवन बाय द सिलेक्शन, वो आपको मैंने बता दिया। तो ये जाके आपको यहाँ पे दिखाना होगा। और इंटेंसिटी जो है, जो इंटेंसिटी इन 6 लाइन्स का होगा, ठीक है, वो लाइन्स की जो इंटेंसिटी होगी दैट डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द मॉस बार गामा रे एंड द न्यूक्लियर सुपर मूवमेंट। एक तो एंगल किसके बीच में, एंगल बिटवीन मॉस बार गामा रे MB गामा रे एंड मैग्नेटिक सुपर मूवमेंट, ठीक है, एंड न्यूक्लियर सुपर मूवमेंट, न्यूक्लियर सुपिन मूवमेंट के बीच में। ठीक है, इस पे डिपेंड है कि वहां पे जाके जो लाइन्स इंटेंसिटी जो लाइन्स होगी, इस पे किस तरीके से यहाँ पे इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगा। जो मॉस पर जो आउटर एंड मिडल एंड इनर लाइन्स इंटेंसिटी होती है वो रिलेट होती है इस हिसाब से, यहाँ पे जाके इस फार्मूला से जाके निकाला जाता है। वो 3:4 sin स्क्वायर थीटा by 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज टू 1। इससे यहाँ पे जाके बीच वाले लाइन्स, आउटर लाइन्स यहाँ पे जाके फिक्स होते हैं और इस तरीके से यहाँ पे इसको निकाला जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइन्स। ठीक है, ये जो आउटर मिडल एंड इनर लाइन्स इंटेंसिटी होती है वो इसके हिसाब से यहाँ पे चेंज होती है। इसका क्या मतलब है, जो आउटर एंड इनर लाइन्स हैं ये हमेशा सेम प्रपोर्शन में होती हैं, जो मिडल लाइन्स होती हैं वो वेरी करती हैं बिटवीन 0 to 4 डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ न्यूक्लियर सुपर मोमेंटम एंड गामा रे। ठीक है, इस पे ये डिपेंड होता है। ऑल्दो ये उतना ज्यादा जरूरत भी नहीं है, जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, बट अगर याद रखोगे तो अच्छी बात है। तो जो स्पेक्ट्रा आपको आयरन के केस में मिलता है वो स्पेक्ट्रा को मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। जो आउटर और जो आउटर होती है यहाँ पे जाके इंटेंसिटी लाइन वो सेम होती है, सिर्फ मिडल वाले में यहाँ पे चेंज होता है। अगर आप 6 लाइन देखेंगे तो यू विल गेट दिस वन। फिर यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी इस तरीके से, फिर इन दो की सेम होती है, फिर इसी तरीके से यहाँ पे ये आपको 6 लाइन मिलेंगे। यू विल गेट द 6 लाइन। ठीक है, यहाँ पे जाके आपको बेटा 6 लाइन मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से आप इसको जाके देख सकते हो कि कितने लाइन्स ग्राउंड स्टेट में कितने हैं, एक्साइटेड स्टेट में कितने हैं, कितने लाइन्स यहाँ पे होंगे। सिलेक्शन रूल को याद रखना होगा और जाके इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट वहां पे है कि नहीं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे जाके लाइन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है,
So this was about this magnetic effect of the spectrum. Now we will see another effect जो थोड़ा सा रिवाइज के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे किस तरीके से आप इसमें याद रखेंगे कि आइसोमर शिफ्ट, खासकर वो चीज जो आपको मैंने एक बार ये बता भी दिया, बट यहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे CSIR नेट के, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस सिर्फ यहाँ पे जाके जिस तरीके से आइसोमर शिफ्ट या केमिकल शिफ्ट भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा आयरन के केस में, अगर आयरन की बात करेंगे यहाँ पे, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन और इसका जो डेल आर बाई आर वैल्यू जो है वो आयरन और टिन के केस में चेंज होता है। तो अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे केमिकल शिफ्ट होता है, केमिकल शिफ्ट का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर जो है वो किस तरीके से है। अगर आपके पास ये लाइन है केमिकल शिफ्ट की, ठीक है, इसका वैल्यू अगर यहाँ पे देखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -0.5 है, -1 है, इसी तरीके से +0.5 है, +1 है, इसी तरीके से 1.5 है, आगे बढ़ेगा 0.2, 1.5 कहाँ आएगा, 0.5 से 1, 1 से 1.5 और फिर जाके 2 आएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे इसको, इस लाइन को, तो जो यहाँ पे जाके केमिकल शिफ्ट डिक्रीज होगा, केमिकल शिफ्ट कब डिक्रीज होता है, केमिकल शिफ्ट डिक्रीजेस, मतलब डिक्रीज इस तरीके से, केमिकल शिफ्ट डिक्रीजेस कब, फर्स्ट पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर ऑफ लिगेंड इंक्रीजेस, ये याद रखिएगा, ये हम पढ़ चुके हैं, बस एक लास्ट में आपको ये बताना चाहता था। पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर ऑफ लिगेंड इंक्रीजेस, देखो क्या होगा, इससे ये होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो मेटल पे है, क्योंकि डी जो है और पी जो ऑर्बिटल है वो यहाँ पे जाके शील्डिंग कर रहा है एस इलेक्ट्रॉन्स को। जब पाई एक्सेप्टर लिगेंड कैरेक्टर ज्यादा आएगा तो ये अपनी ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो एस की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा वहां पे न्यूक्लियस पे मिलेगा और उसकी वजह से यहाँ पे केमिकल शिफ्ट ज्यादा होगी। तो ये पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर जो यहाँ के लिगेंड का ज्यादा होगा उससे इंक्रीज होगी केमिकल शिफ्ट। ठीक है, सॉरी, इसके जाके जो केमिकल शिफ्ट होगा यहाँ पे जाके, जब पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर ऑफ लिगेंड इंक्रीजेस, दैट मींस केमिकल शिफ्ट यहाँ पे जाके डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उल्टा है आयरन के केस में। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन अगर इंक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, तो केमिकल शिफ्ट डिक्रीज होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन अगर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जाके भी क्या होगा, केमिकल शिफ्ट विल डिक्रीज, केमिकल शिफ्ट विल डिक्रीज। ठीक है बेटा, और इसी तरीके से थर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द लिगेंड, जो इन आयनिक कंपाउंड्स में अगर आप देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नेगेटिव आयन इन आयनिक लिगेंड डिक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिगेंड अगर यहाँ पे जाके क्या होगी, उल्टा है, डिक्रीजेस, अगर वो डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे जाके क्या होगा, केमिकल शिफ्ट विल इंक्रीज। ये चीजें आपने पढ़े, बट एक बार और याद रखिएगा इनको। तो केमिकल शिफ्ट किस किस चीज से डिक्रीज होता है, पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर जब इंक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जब आयरन का इंक्रीज होगा, या जिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिगेंड जब डिक्रीज होगा। इसको पूरा जो मैंने वीडियो बताया है वो इसको देखिएगा अच्छे से, और इसमें जाके आप इसको जाके फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हो। अब देखो, जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उनको जाके दरअसल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जाके हम देखेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, द रिकॉर्ड ऑफ मॉसबार स्पेक्ट्रम, द रिकॉर्ड ऑफ मॉसबार स्पेक्ट्रम, नेट का क्वेश्चन है ये। ऑल्दो कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक में, बट आते हैं। मॉसबार स्पेक्ट्रम ऑफ आयरन कंटेनिंग सैंपल एंड ए सोर्स, कंटेनिंग सैंपल, ये मैं यहाँ पे जाके आपको एक क्वेश्चन आप लिख सकते हो, मैं शेयर करूंगा इसमें से। जस्ट वेट ए सेकंड, आई विल शो यू द क्वेश्चन, आई विल शो द क्वेश्चन।
आप इसको देख सकते हो बेटा, मैं यहाँ पे स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन को डायरेक्टली दिखा सकता हूँ। आप यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। इसको मैं पढ़ूंगा, अगर किसी को यहाँ पे जाके दिखाई नहीं दे रहा है तो वो इसको जाके देख सकता है यहाँ पे। टू रिकॉर्ड द मॉसबार्च स्पेक्ट्रम ऑफ आयरन containing sample, a source X is used, ठीक है, a source X is used, X after nuclear transformation, Y gives gamma radiation, ठीक है, used in the Mossberg spectroscopy, X and Y respectively are। क्वेश्चन को समझिएगा, 2016 में क्वेश्चन आया नेट में, वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स नेट में बहुत मीनिंग रखते हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। ये बोल रहा है कि जब मॉसबार्च स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड किया गया, कंटेनिंग सैंपल ए सोर्स एक्स इज यूज्ड, कोई सोर्स लिया गया, आफ्टर न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर जब उसको न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वाई प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि जब उसका न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कुछ सोर्स था एक्स, उसका जब न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वाई मिल गया, और वो जाके जब न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस टाइम वो गामा रेडिएशन क्या करता है, गामा रेडिएशन यूज इन मॉसबार्च स्पेक्ट्रोस्कोपी, उस टाइम वहां पे रिलीज होता है गामा रेडिएशन, वो यूज किया जाता है मॉसबार्च स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब एक्स एंड वाई बताना है। आई होप कि आप इसका आंसर दे सकते हो। आयरन 57 बीटा एमिशन, कोबाल्ट 57 इलेक्ट्रॉन कैप्चर, कोबाल्ट 57 बीटा एमिशन, आयरन 57 इलेक्ट्रॉन कैप्चर। आपको पता है कि सोर्स जो आयरन के केस में हम लेते हैं वो क्या है, सबको पता होगा, तो जोर से आंसर बोलेंगे तो यहाँ पे जाके नीचे आप जब ये वीडियो देखेंगे तो जरूर बताइएगा पहले, बिफोर पॉज द वीडियो एंड गिव द आंसर। आई विल डेफिनेटली आई विल टेल यू द आंसर, बट फर्स्टली पॉज द वीडियो एंड गिव द आंसर। मतलब सैंपल कौन सा, सोर्स कौन सा होता है इसमें आयरन के केस में, सबको पता है आई थिंक, कोबाल्ट 57। ओके, अगर किसी ने आंसर लिखा होगा तो ओके। फिर अब यहाँ पे जाके क्या होता है जब गामा रेडिएशन रिलीज करता है, तब जाके वहां पे आपको अगर याद होगा तो मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर मैंने बोला था, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो आंसर विल बी दिस, देखो कोबाल्ट 57 इसमें था और कोबाल्ट 57 इसमें था। अब यहाँ पे एक, क्योंकि ये दो तो पहले ही खत्म हो गए, आयरन 57 इज नॉट द सोर्स, तो पहले ही 50% ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो कोबाल्ट इसमें भी, कोबाल्ट इसमें। अब बीटा एमिशन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर अगर याद किसी को होगा जो मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज द आंसर। तो 4 मार्क्स मिले विदाउट डूइंग एनीथिंग, आपको इसको कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन होगा ये। फिर इसके बाद 2017 में भी क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का, इसको देखिए, आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मॉसबार्च स्पेक्ट्रम ऑफ कॉम्प्लेक्स Fe110 phenanthrone 2 NCS2 shows 2 lines at 300 Kelvin, 4 lines at 186 Kelvin, and again 2 lines at 177 Kelvin. This can be attributed to change in the coordination mode of NCS, change in the supine state of iron, cis-trans isomerization, change in metal ligand bond distance. फिर ऑप्शन ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी, बी एंड डी। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि जो मॉसबार्च स्पेक्ट्रम है कॉम्प्लेक्स का, इस कॉम्प्लेक्स का मॉसबार्च स्पेक्ट्रम लिया गया डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। 300 केल्विन पे 2 लाइन दे रहे हैं, 186 पे 4 लाइन दे रहा है, 77 केल्विन पे फिर से 2 लाइन दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके 2 लाइन जो मिल रहा है वो किस वजह से यहाँ पे जाके चेंज हो रहा है, ये बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन मोड ऑफ एनसीएस, क्योंकि हमें पता है कि ये एम्बिडेंट लिगेंड है, ये एन से भी कर सकता है और एस से भी कर सकता है यहाँ पे जाके, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं बोर्ड पे दिखाऊंगा इसका आंसर, आपने इसको लिखा होगा, पॉज किया होगा वीडियो और इसको लिखा होगा। आंसर देखिए इसका क्या होगा। अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो आंसर विल बी दिस। हम पहले इसको रफली बनाएंगे आपके लिए, ठीक है, इसको यहाँ पे जाके बनाएंगे ताकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसमें क्या होगा, ठीक है। अगर देखिए हम रफली बना रहे हैं, मान लीजिए कि जब टेम्परेचर आपका हायर है 300 केल्विन, तब जाके आपको डबलेट दे रहा है, ठीक है, 300 केल्विन।
टेम्परेचर, और फिर जाके आपको जब 77 केल्विन है तब भी डबलेट है, ठीक है, 77 केल्विन। सिर्फ आपको जाके जो यहाँ पे जो टेम्परेचर है 186 पे, 186 पे यहाँ पे जाके आपको 4 लाइनें मिल रहा है, ठीक है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि 186 पे ऐसा कुछ मिल रहा है। आपको ये बोल रहा है कि डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको यहाँ पे ये मिल रहा है, तो ये किस वजह से हो रहा है? आपको ये चीज पता होगा कि जो एन जब यहाँ पे जाके ये एक्ट करेगा, जब आयरन के केस में 110 फेरेंथ्रोलिन जो है, जब आयरन के साथ NCS होगा, जब N होगा यहाँ पे जाके, जब N करेगा यहाँ पे डोनेट, तब जाके ये बनता है कौन सा लिगेंड, तब यहाँ पे जाके इसको माना जाता है इट इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये होगा D6 सिस्टम, तो यहाँ पे जाके आपको मिलेगा T2G, यहाँ पे मिलेगा आपको T2G6 Eg0, है ना, T2G6 Eg0। तो अगर यहाँ पे जाके आपको जब ये चेंज कर रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि Fe जो है वो यहाँ पे SCN दिखा रहा है, SCN। तो मोड ऑफ जो यहाँ पे जाके बाइंडिंग मोड जो है यहाँ पे वो चेंज हो रहा है, तो ये एक्ट करता है वीक फील्ड। क्या करता है? एक्ट एज वीक फील्ड। उसके टाइम पे जो यहाँ पे है वो बनेगा T2G4 Eg2। तो यहाँ पे आपको जॉइंटुलर डिस्टॉर्शन देखने को, इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्टॉर्शन है, जो आपको मैंने परसों भी रिपीट किया था यहाँ पे जाके, कि इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में, तो एक तो यहाँ पे रीजन है जो चेंज होने के, लाइनर जो चेंज होंगे। अब इसको देखिएगा, यहाँ पे T2G6 Eg0 है, इलेक्ट्रॉनिक जो यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिमेट्रिक है, ठीक है। इसके केस में Fe2 + D6 जब यहाँ पे जाके आयरन करेगा, ये मोड इख्तियार NCS, तो यहाँ पे जाके है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री है, इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री है। तो लाइनर्स का जो यहाँ पे जाके चेंज इन लाइनर्स, वो इस वजह से हो सकता है। पहला ऑप्शन जो इसमें लिखा है कि चेंज इन कोऑर्डिनेशन मोड ऑफ NCS, दैट इज करेक्ट, ठीक है, दैट इज करेक्ट। अब आपके पास इसमें 3 ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन होते हैं आपको इस तरीके से आपको जरूरी देखना पड़ता है। समटाइम किसी चीज का परफेक्ट आंसर नहीं होता है, बट फिर आपको जाके उसके जो ऑप्शन है उसको भी देखिए, फिर इसको जाके इजीली कर सकते हैं हम। तो फिर ऑप्शन सेकंड क्या है? सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होगा, वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। चेंज इन मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस, वो भी पॉसिबल नहीं है। देखो, एक ऑप्शन हमारे पास आया कि चेंज जो लाइन कर रहा है, ये नंबर ऑफ लाइन जो चेंज हो रहा है, वो हो सकता है ड्यू टू दिस, क्योंकि जाके आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो यहाँ पे जाके है वो क्रिएट कब होगा? जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे जाके डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक एसिमेट्री होगी। तो ये एक रीजन है, फर्स्ट रीजन। बट दूसरा रीजन ढूंढने के लिए अगर आप देखेंगे, हम ये कह सकते हैं कि जो सुपिन स्टेट अगर 2 का चेंज होगा, चेंज इन सुपिन स्टेट ऑफ आयरन जो होगा, अगर सुपिन स्टेट चेंज करेंगे, ऑब्वियसली बात है, सुपिन स्टेट चेंज करने से भी क्या होता है, वहां पे जाके देयर इज एन चेंज इन दिस सुप्लिटिंग पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लोज आंसर देखने को मिल रहा है, दैट इज द A and B। ऑप्शन A and B इज द करेक्ट, ऑप्शन A and B इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है कि मतलब ऑल्दो B परफेक्टली हम ऐसे नहीं बता सकते, बट जो इसके C and D है वो तो हो ही नहीं सकते हैं, तो फिर एक ही बच रहा है, A के साथ B होगा फिर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन मॉसबार स्पेक्ट्रा ए सोर्स इमिटिंग एट 14.44 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हर्ट्ज में दिया हुआ है एंड मूव्ड टुवर्ड्स द एब्जॉर्बर एट 2.2 millimeter per second for resonance. The shift frequency between source and absorber will be। क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। व्हाट विल बी द आंसर? मेगा हर्ट्ज में आंसर देना है। यहाँ पे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें मेगा हर्ट्ज में आंसर देना है, इसलिए जाके हर्ट्ज में कन्वर्ट करके दिया है, तो हमें ज्यादा
टेंशन नहीं है। अब सिर्फ ये देखना है कि फार्मूला कौन सी यूज करनी है, ठीक है, फार्मूला कौन सी यूज करनी है, इसके लिए आप यहाँ पे जाके देख सकते हो बेटा। आंसर इसका जो है, जो शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी है, जो शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी है वो मैंने आपको एक बार ये दिखाया पहले ही वीडियोस में कि यहाँ पे जाके जो आप देख सकते हो इसको, डेल्टा म्यू इक्वल टू म्यू डिवाइड बाई म्यू बाई सी, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये वो फ्रीक्वेंसी है जो जाके आपको 14.4 कितना है यहाँ पे 3.48 इन 10^18। अब ये वो वेलोसिटी है कि जो एब्जॉर्बर और सोर्स के बीच में जो हम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ इसको बोलेंगे हम यहाँ पे जाके किस किस डिस्टेंस से, किस वेलोसिटी से आप इसके नजदीक ले रहे हैं। अगर आप फर्स्ट लेक्चर दूसरा लेक्चर आप देखेंगे वहां पे जाके इक्वेशन मैंने आपको दिखाई है। तो सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब ये मिलीमीटर पर सेकंड में है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को भी आपको मिलीमीटर पर सेकंड में करना होगा। दैट विल बी इक्वल टू 3 × 10^11 मिलीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे जाके क्योंकि 3 × 10^8 होता है बट वो होता है सेंटीमीटर, फिर 3 × 10 होता है मीटर पर सेकंड, फिर 3 × 10 होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। मिलीमीटर में करने को तो 3 × 10^11 होता है। तो ये आपको जो आएगा, इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 25.5। इसको आप मैथमेटिकल है ये, सिंपली इसको जाके सिंपलीफाई कीजिए तो आपको जाके 25.5 आंसर आएगा। अभी तक जो क्वेश्चन है बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, बट अभी ट्रेंड चल रहा है कि इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ लाइन्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के यहाँ पे जाके, तो आप इजीली इसका आंसर बता सकते हो। तो क्वेश्चन जो आता है इसमें बहुत इजी आता है, तो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से इसमें जो जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग मोसबर्ग स्पेक्ट्रम आप मुझे पूछ सकते हो, आप ग्रुप में पूछ सकते हो। इसके लिए मैं अलग से आपको कुछ मिनट्स ले लूंगा, तो उसमें जाके मैं क्वेश्चन आंसर जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उनका मैं आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।